हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल एचजीटी क्लासेस में स्वागत है। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में कितने वंश हुए, क्योंकि एक वंश से मगध साम्राज्य नहीं चलता है। क्योंकि मौर्य साम्राज्य की बात अलग है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में क्या था कि उसमें थोड़ा लंबा शासन था, लेकिन इसमें 100-200 वर्ष के कार्यकाल में ही निपटते चले गए थे जो वंश। कुछ 20 साल में निपट गए, कुछ ऐसे लगभग 3 वंश जो ताकतवर हैं वो हुए हैं इसमें। ठीक है, किसमें? मगध साम्राज्य में। मगध साम्राज्य कौन सा था? तो मगध साम्राज्य आपका जो उत्तर भारत में पटना, जो पाटलिपुत्र है, वो इसकी राजधानी रही है। और जो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम वगैरह, नेपाल, ये सारा एरिया जो है वो मगध साम्राज्य के कवरेज में आता था। मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या है इसमें, और सभी वंशों के बारे में आपको विधिवत रूप से एकदम करेक्ट बताऊंगा। आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं, नोट्स को आप क्लियर तरीके से लिखते चलना और उनको याद करना। इसमें क्या है कि मैं ऐसे नहीं है कि भरता चलूँ, नहीं, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, उसको सिर्फ आपको याद करना ही करना है। ठीक है भाई, क्या है मगध साम्राज्य? मगध साम्राज्य, जो मगध साम्राज्य है, इसका जो पहला वंश माना जाता है, पहला जिस वंश ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी वो कौन सा वंश माना जाता है? तो उसे हर्यक वंश बोलते हैं। हर्यक वंश बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? हर्यक वंश। ठीक है भाई, हर्यक वंश बोलते हैं इसको। हर्यक वंश जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का निर्माण होने लगा था। ठीक है, वैदिक काल खत्म हो चुका था। वैदिक काल के बाद में आपके जो जनपद हैं वो बंटने लगे थे। 16 महाजनपद हैं, ये आपको पता ही होगा। 16 महाजनपद की जो वीडियो मैंने अभी बनाई नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता की भी नहीं बनाई है, मैं सिर्फ यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं सिंधु घाटी सभ्यता पर एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि वो एक वीडियो में नहीं आएगी, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसमें टाइम लगेगा। 2-4 वीडियो उसके लिए बनाई जाएंगी, इसलिए मैं इन टॉपिक को फ्री कर रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियो में आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा, तो ये तो आपको पूरा देखना चाहिए भाई। ठीक है, तो जो हर्यक वंश है, इसका जो शासन है वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है भाई, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक आपका ये चला था हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश आपको पता होगा, जो गौतम बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध, तो बुद्ध भगवान का जन्म जो कब हुआ था? वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है भाई, 563 ईसा पूर्व में। उनकी मृत्यु जो मानी जाती है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। वो किसने की थी? इसी वंश के एक शासक ने की थी, वो आप इसमें देखिए आगे। इस वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वो था बिंबिसार। बिंबिसार, बिंबिसार। ठीक है भाई, अब ये बिंबिसार कौन था? ये हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। जो हर्यक वंश है उसका संस्थापक बिंबिसार था। अब आप सोचते होंगे कि बिंबिसार और एक बिंदुसार भी हैं, तो ये बिंबिसार है, और जो बिंदुसार हैं वो सम्राट अशोक के पिता हैं। जब मौर्य काल पढ़ाया जाएगा तो तब उनके बारे में बताया जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उनके बेटे हैं, और सम्राट अशोक के फादर हैं। ठीक है, तो ये बिंबिसार अलग है, वो बिंदुसार है, बिंदुसार, और ये बिंबिसार। ठीक है, ये संस्थापक हैं हर्यक वंश के। हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? बिंबिसार। और इनका जो कार्यकाल माना जाता है वो माना जाता है 544 से 492 ईसा पूर्व तक। 492 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल माना जाता है। अब आप लोग बोल रहे होंगे, जो लोग नए आए हैं इस वीडियो में, वो सोच रहे होंगे कि 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व कैसे? ये तो पीछे आ रहा है, आगे जाना चाहिए। लेकिन ईसा पूर्व में बैक होते हैं। अगर आपको ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर समझ में नहीं आता है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए स्पेशल तरीके से 10 मिनट में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वो भी बता दूंगा। इस समय ये टॉपिक से हटके अगर हम जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा टॉपिक को ख़त्म होने में। तो इसलिए 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इनका शासन चला। तो तब इनकी जो राजधानी थी
तब इन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी, इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, अपने वंश को आगे बढ़ाया था, हर्यक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, जब इसको पूरा जब बोला जाता है, जैसे मौर्य काल थोड़ा बड़ा था, टाइम उसमें ज़्यादा लगा, इसलिए उसे मौर्य साम्राज्य कहा गया, क्योंकि वो स्पेशल थोड़ा बड़ा था। लेकिन इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, निपटते चले जाएंगे एक एक बार में, एक वंश अब चला जाएगा फिर दूसरा चला जाएगा, इसलिए एक ही में जोड़ के मगध साम्राज्य बना दिया। लेकिन इनमें अलग अलग इनके खुद के वंश थे, इन्होंने अपने वंश को ऊपर किया था, ना कि इन्होंने मगध साम्राज्य को, ये तो अपना विस्तार करना चाहते थे, इसीलिए उसे मगध साम्राज्य कहा गया, क्योंकि उसमें कई राजाओं ने, कई वंशों ने मिलकर उस वंश को मजबूती दी थी। ठीक है, तो जो बिंबिसार है वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया। इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र नहीं थी, उस समय पाटलिपुत्र ही नहीं थी, यानी पटना की स्थापना ही नहीं हुई थी। ठीक है भाई, पटना की स्थापना नहीं हुई थी, तो इनकी जो राजधानी वो राजगृह या गिरव्रज प्रदेश थी, गिरव्रज। ठीक है, राजगृह या गिरव्रज प्रदेश थी, इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र नहीं थी। ठीक है, ये संस्थापक माने जाते हैं बिंबिसार। इसी वंश को पितृ हत्या वंश भी कहा जाता है। ठीक है, पितृ हत्या वंश भी इसे कहा जाता है। पितृ हत्या वंश क्यों कहा जाता है? जो बिंबिसार है, इनका बेटा था, उसका नाम था, इनके बेटे का नाम क्या था? इनके बेटे का नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। जो अजातशत्रु था बिंबिसार का बेटा था, उसने क्या किया? अपने पिताजी को निपटा दिया, मतलब इनको मार डाला। किस लिए? वो राजा बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिताजी को मार डाला। बिंबिसार को किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने अपने पिताजी को 492 ईसा पूर्व में मारकर खुद राजा बन गया कि भाई मैं राजा हूँ, आज से मैं ही करूँगा जो करूँगा। ठीक है भाई, इसने क्या किया? 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक लगभग शासन किया। ठीक है भैया, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। इसका शासन 492 से 460 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है भाई, अब इसने जो अजातशत्रु है, इसने अपने पिताजी को मार दिया। ठीक है, 492 से 460 ईसा पूर्व के बीच में। तो ये जो है, इसने ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। अब इसने जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन वो करवाया था, वो कब करवाया था? वो करवाया था 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में क्या करवाया था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन, बौद्ध संगति। ठीक है भैया, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में करवाया था। ठीक है भाई, 483 ईसा पूर्व में इसने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। किसने? अजातशत्रु ने। कोई कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता देना, मैं फिर से जैसे कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप उस क्वेश्चन को मैं ले लूँगा। ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया इसने, अजातशत्रु ने। 492 से 460 ईसा पूर्व तक इसका शासन चला। ठीक है जी, अब इसने जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था वो कहाँ पर किया था? इसने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया था? तो इसने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन सप्तकर्णी गुफा में इसने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इसने सप्तकर्णी गुफा में किया था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई लॉन्ग लपेट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही से चल रहा है। सीधे सीधे नोट्स को उतारते चलो, मेन टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें कोई फालतू में नहीं लग रहा हूँ। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने पिताजी को निपटा, मतलब मार डाला। उनको मारने के बाद में इसने 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। कहाँ पर करवाया? सप्तकर्णी गुफा में करवाया। कहाँ तक, कब से कब तक इसका शासन चला? 492 से 460 ईसा पूर्व तक। जो मेन चीज़ है इसने यही करवाई, इसी के बारे में पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ करवाया, कब करवाया, किसने करवाया? तो प्रथम का अजातशत्रु ने करवाया। ठीक है, अब इसका जो बेटा था, जो अजातशत्रु है, इसका भी एक बेटा था, उसका नाम था उदयन। ठीक है भैया, उदयन। जो उदयन था, उदयन ने क्या किया?
उसने भी अपने पिताजी को मार डाला, यानी अजात शत्रु को उसने मार डाला। जो अजात शत्रु था उसे मारकर उसने वो खुद शासक बन गया। तो 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक इसका शासन चला, उदायन का। 444 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक इसका शासन चला, किसका? उदायन का। ठीक है भाई। इसने अपनी राजधानी बदल दी, इसने अपनी राजधानी बदल दी और बदलकर इसने ही पाटलिपुत्र जो प्रेजेंट में पटना है बिहार की राजधानी, उस पाटलिपुत्र की स्थापना की। स्थापना इसने की। स्थापना जो की थी वो किसने की थी? उदयन ने। किसकी? पाटलिपुत्र की। उसे ही इसने अपनी राजधानी बनाया। राजधानी किसने बनाया? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। ठीक है भाई। इसके बाद में जो मेन चीज थी इस टॉपिक की, वो मैटर खत्म हुआ इसमें से। जो आगे वाला वंश आएगा वो अब इस प्रकार आएगा कि इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक। जो नागदशक था वो इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने मार डाला। शिशुनाग ने नागदशक को 412 ईसा पूर्व में मार डाला और इस वंश को खत्म कर दिया। मतलब इसका जो हर्यक वंश था उसका मैटर फ्री कर दिया। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो वीडियो में फिर से आगे कोई वीडियो बनाऊंगा, उसमें कमेंट डाल देना कि भाई ये समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगा उसी क्वेश्चन को। ठीक है। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगला जो वंश है वो होगा शिशुनाग वंश स्टार्ट यहाँ से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ भाई, ठीक है। यहाँ तक अब ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, आगे का शुरू करते हैं। ठीक है, आगे कौन सा वंश शुरू होता है? शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश शुरू करते हैं भाई। अब जो शिशुनाग वंश है उसका शासन कब से कब तक चला? तो उसका शासन भाई साहब 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक चला। 412 से 345 ईसा पूर्व तक चला। शिशुनाग जो था वो शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग उसके नाम पर ही उसके वंश का ठीक है, शिशुनाग इस वंश का संस्थापक था। उसी ने इस वंश की स्थापना की थी। और जो शिशुनाग है इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बदलकर, पाटलिपुत्र को हटाया इसने, फिर नई राजधानी बनाई। वो क्या बनाई? वैशाली। वैशाली को इसने अपनी नई राजधानी बनाया। किसने? शिशुनाग जी ने। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके बाद इसका जो बेटा यानी इसका सन, इसका जो बेटा था उसका नाम था कालासुर। वो राजा बना। और जो शिशुनाग है इसका जो शासन माना जाता है वो माना जाता है 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक इसका शासन माना जाता है। ठीक है भैया, 394 ईसा पूर्व तक इसका शासन माना जाता है। किसका? शिशुनाग का। अब आता है कालाशोक। अब ये कालाशोक का क्या मैटर है? तो कालाशोक जो है उसका जो शासन है वो 394 ईसा पूर्व से भाई साहब 366 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है जी। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। अब क्या है कि इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया,
कोई दिक्कत नहीं है। इसने भी कहा कि भाई हम भी तो अजातशत्रु जैसे ही व्यक्ति हैं, क्योंकि उसका शासन भी कब से कब तक चला था, उसका 394 उसका 392 से 360 तक का था, इसका 394 से 366 तक का है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका 400 से था। ठीक है जी। अब क्या है कि इसने भी कहा हम भी द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करेंगे। तो कालाशोक जो व्यक्ति है उसने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। संगति, ठीक है जी, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। और वो कब किया था, तो वो किया था 383 ईसा पूर्व में। और कहाँ किया था, वैशाली में, वैशाली में, ठीक है जी, वैशाली में इसने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। किसने, कालाशोक ने। कालाशोक को इसके ग्रंथों में क्या कहा जाता है, इसके ग्रंथों में क्या कहा जाता है, ककवर्णी, ककवर्णी इसे कहा जाता है। ककवर्णी कालाशोक को इसके ग्रंथों में कहा जाता है। किसको, कालाशोक को ककवर्णी ग्रंथों में इसके कहा जाता है। इस व्यक्ति ने वैशाली को फिर से काटा, इसने वैशाली को हटा के फिर से अपनी राजधानी किसको बनाया, पाटलिपुत्र। इसने फिर से अपनी राजधानी किसे बनाया, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को इसने फिर से अपनी राजधानी बनाया। ये मेन चीज इसका, ये इस वंश का ये टॉपिक मेन है, इसके बाहर कहीं से, इससे बाहर तो आता नहीं है। ठीक है भाई। इसके बाद आगे इधर आते हैं, तो इस वंश का जो अंतिम शासक था, इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था, नंदीवर्धन। ठीक है भैया, नंदीवर्धन 345 ईसा पूर्व में इस वंश का शासक था। जो नंदीवर्धन है इसको निपटा डाला। इसको किसने मारा, इसको मार डाला धनानंद, धनानंद के फादर ने, धनानंद ने नहीं, धनानंद के पिताजी ने। उसका नाम था महापद्मानंद। ठीक है भैया, महापद्मानंद ने नंदीवर्धन को निपटा दिया। अब नंदीवर्धन को मरने के बाद में भैया शिशुनाग वंश तो खत्म हो गया। इसके बाद जो अगला वंश आएगा वही तो पढ़ाएंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे का मैटर पढ़ते हैं। अगला मैटर शुरू कर देंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कोई कुछ भी इसमें समझ में ना आए भाई साहब, भेज देना मैसेज कमेंट में। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला वंश शुरू होता है वो होता है नंद वंश। कौन सा, वो होता है नंद वंश। अब ये जो वंश है भाई साहब, इसका जो शासनकाल माना जाता है वो 345 से 323 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 323 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल माना जाता है। ठीक है जी। अब क्या होता है कि आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सुनिए। आगे इस वंश की स्थापना किसने की थी, महापद्मानंद ने। महापद्मानंद ने इस वंश की स्थापना की थी। कहने के ये संस्थापक है नंद वंश का। नंद वंश का संस्थापक कौन है, महापद्मानंद। जो महापद्मानंद है, महापद्मानंद को शूद्र कहा जाता है कि ये शूद्र जाति से बिलोंग करता था। कौन, महापद्मानंद। महापद्मानंद शूद्र जाति से बिलोंग करता था। ठीक है जी। इसे क्षत्रियों का विनाश करने वाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, क्षत्रियों का विनाश करने वाला। इसे क्षत्रियों का विनाश करने, हाँ जी, तो इसे क्षत्रियों का विनाश करने वाला कहा जाता है। किसे, महापद्मानंद को। महापद्मानंद को क्षत्रियों का विनाश करने वालों के साथ साथ में एक और कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है भाई, इकराट।
एक छत्र, एकराट एक छत्र, इसकी उपाधि है। इसने जो उपाधि जो धारण की थी वो थी एकराट एक छत्र की उपाधि धारण की थी। किसने? महापद्मानंद ने। और ये शूद्र जाति से बिलोंग करता है। क्षत्रियों का विनाश करने वाला किसे कहा गया? नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक भी यही था। ठीक है भाई। इसके जो बेटे थे उनकी संख्या कितनी थी? इसके 8 बेटे थे। कितने? 8 बेटे थे। ठीक है, जिनमें 8 बेटों में धनानंद जो था वो सबसे छोटा वाला, मतलब 8वें नंबर वाला ही धनानंद था। तो जो 8वें नंबर वाला था धनानंद, जो धनानंद था वो 8वें नंबर वाला था। अब धनानंद कौन था ये आपको पता ही है। धनानंद वही व्यक्ति था जिसने जो चाणक्य थे उनको अपमानित करके राज्य से निकाला था। चाणक्य जी चले गए थे तक्षशिला साइड में, आप पाकिस्तान वाले एरिया में, वहाँ पे वो बन गए महाचार्य, आचार्य बन गए। ठीक है, तो वहाँ पे वो जैसे पुरुवंश है, जो पौरस है, उनसे भी संपर्क रखते थे वो। सिकंदर की पहले तो सिकंदर को निपटाया वहाँ पे कि भाई ये पहले अपने देश को बचाओ, बाद में अंदर जो देश के अंदर है उनको निपटाओ। निपटाने वाला ये था, इसको निपटाना था उनको, क्योंकि इसने उनको अपमानित किया था। उनके पिता जो थे उनको उसने ये गलत कार्य करता था, अत्याचार करता था प्रजा पर। तो उन्होंने क्या किया, इनके पिता जो थे उन्होंने इसको हटाने के लिए कुछ षड्यंत्र रचने लगे। वो षड्यंत्र की बना के इन तक पहुँच गई। किस तक? धनानंद तक। धनानंद ने क्या किया, उनको मार डाला और किले की गेट पर टांग दिया। अब इन जो चाणक्य थे उन्होंने फिर उनका अंतिम संस्कार किया और तभी शपथ ली कि धनानंद को इसके मतलब इसके वंश को पूरा ख़त्म करना है। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी जो माता थी उनको इसने महल से अपमानित करके निकाला था, तो उन्होंने भी यही प्रण ले रखा था, तो इसको मारना है। लेकिन जो धनानंद था उसको हराना भाई इतना आसान नहीं था। 2 लाख की सेना, 4,04,000 हाथी, 3,000 घुड़सवार। ठीक है जी, ये लगभग इसकी इतनी सेना थी। अब भैया इतने को हराना तो सिकंदर के बस में भी नहीं था। सिकंदर तो वहाँ बाहर की साइड में, बस जो इंडिया का थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है ना, वहीं पे मजा चाक गया था। क्योंकि जब पौरस जो थे उतने बड़े शासक नहीं थे, लेकिन ये मगध साम्राज्य का शासक था। उत्तर भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य इन्हीं का था। ये उत्तर भारत में क्या, पूरे जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें सबसे बड़ा साम्राज्य मगध साम्राज्य था। और जो धनानंद है कोई ऐसा वैसा नहीं था जो टीवी में हम लोग देखते हैं कि उसको ऐसे ही हरा दिया, ऐसे नहीं है। उसकी सेना बहुत ताकतवर थी, उसे हराना नामुमकिन था। लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको जो चाणक्य उन्होंने अच्छे से ट्रेंड किया। क्यों? क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य वो एक सच्चे राजा बनने के लायक थे। जैसे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और चाणक्य हैं, उनकी जब मुलाकात हुई तो वो ऐसे ही नहीं हुई। उन्होंने पहली नज़र में देखा बच्चों को, बच्चे थे चंद्रगुप्त मौर्य तक, तो उन्होंने देखा कि ये जो राजा है वो धनानंद को मारने लायक है या नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको चेक कर उसी समय वो वहाँ पे जा रहे थे, चाणक्य जा रहे थे, तो जो बच्चे हैं चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो साथी हैं वो सारे के सारे खेल रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो राजा का रोल कर रहे थे, यानी किंग बनकर बैठे थे, और वो सारे उनके दोस्त जो थे वो कोई दरबारी बना था, ऐसे बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। तो तभी वहाँ पे आ जाता है कोई शेर आता है जंगल से, तो वो बढ़ रहा था चाणक्य की तरफ। उनके सारे दोस्त भाग गए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य नहीं भागे और उन्होंने शेर को निपटा डाला, उसको मार दिया। कहने का मतलब ये। तो चंद्रगुप्त मौर्य से चाणक्य जी ने पूछा कि तुम क्यों नहीं भागे? उन्होंने कहा कि मैं एक राजा बनाऊं और मेरा धर्म है कि मैं प्रजा की रक्षा करूं, उन्होंने इसलिए मैं नहीं भागा। अच्छा, तो फिर भाई तुम अभी राजा तो हो नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरा प्रण है कि मैं किसी दिन धनानंद को भी मारूं। तो उन्होंने पूछा कि धनानंद से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? उन्होंने कहा कि मेरी माता को अपमानित किया उसने, इसीलिए मेरी दुश्मनी है। अब वैसे ही चाणक्य बोले कि मेरी भी उससे दुश्मनी है, तो आज से तो मेरे शिष्य हो। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, वो सब होते हैं गुरु को। तो उन्होंने प्रणाम किया और उनको अच्छे से शिक्षा दी। पहले शास्त्रों की शिक्षा दी, फिर शस्त्र की शिक्षा दी और उसे एक लोहा बना दिया। ठीक है,
धनानंद की हालत टाइट करने के लिए। तब तक आपको पहले थोड़ा ले चलते हैं। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अटैक किया था, ठीक है। किसने? सिकंदर ने। जो झेलम नदी है उसके किनारे पर युद्ध हुआ था, जैसे हाइड स्पीच का युद्ध बोला जाता है, वो हुआ था पोरस कुरु वंश के शासक थे पोरस और सिकंदर के बीच में। जो सिकंदर है उसका जो नाम है वो था, उसे हम लोगों ने सिकंदर, हम नाम बदलने में माहिर हैं भैया। एरिस्टोटल इसके गुरु थे, एरिस्टोटल, जिसे हमने अरस्तु बना दिया, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जियोग्राफी, उसको हमने अरस्तु इसके गुरु थे, ठीक है जी। अरस्तु इसके गुरु थे, उनका जो नाम है वो है एरिस्टोटल और इसका नाम अलेक्जेंडर, ठीक है। और इसके जो पिता थे वो थे फिलिप सेकंड, इसके सिकंदर के पिताजी। और सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? इसका मैसेडोनिया, यूनान में। मैसेडोनिया के शाह थे, यानी एक शासक थे, कौन? फिलिप सेकंड। और सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था मैसेडोनिया, यूनान में। और जो अरस्तु है उनका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है जी। ये इसके गुरु थे सिकंदर के, ठीक है। इसके भाई का नाम सिकंदर के का वो था फिलिप रेडियस, इसके घोड़े का नाम बुका फैला। और 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर अटैक किया। भारत पर पहले ही अटैक कर दिया था, लेकिन इसने मेन चीज़ पर अटैक नहीं किया, क्योंकि अगर जब मगध साम्राज्य पर अटैक करता है इसको इतनी मार पड़ती कि टाइट हो जाता, क्योंकि धनानंद को हराना कोई हंसी खेल नहीं था। क्यों? हंसी हंसी में कोई हरा नहीं सकता है धनानंद को, बहुत ताकतवर शासक था। इसमें क्या था कि जो पोरस थे उनकी इतनी ताकतवर सेना नहीं थी, उतना बड़ा साम्राज्य नहीं था, तो इसको धूल चटा दिए। अब वो बाहर की साइड से, अब किसी को पहले ही पता चल जाए कि अंदर पहले शुरुआत में एक शेर मिल जाए, अंदर गुफा है, उसमें बच्चे हैं शेर के, कई शेर हैं, वहाँ पे पहले गुफा के बाहर ही एक शेर मिल जाए, तो आदमी उससे निपटने में उसकी हालत टाइट हो जाए, वहाँ से निपट जाए, वो उसमें अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा? वो बाहर जाएगा, भाग जाएगा, निकल लेगा टाइम से। वैसे उसको लगा कि भाई हम यहाँ पे मतलब एक राजा ऐसा है, तो अंदर, इससे अंदर जो मगध साम्राज्य, वो बहुत ताकतवर शक्ति होगी अंदर, वो आया ही नहीं, वहीं से लौट के चला गया, वहाँ दोस्ती कर ली उसने। भाई मार पड़ती बहुत तेज उसमें, इसलिए वो अंदर आया नहीं धनानंद की तरफ। 326 ईसा पूर्व में वहीं से लौट गया। और जो सिकंदर था उसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी, और जो अरस्तु है उनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी मृत्यु बेबीलोन, इराक में हुई थी, ठीक है भाई। इसका मैटर इतना ही था। अब आते हैं धनानंद की तरफ। धनानंद को 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मार डाला। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश जो है हम आगे अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। मौर्य वंश की स्थापना धनानंद को मारकर कर दी। चाणक्य का बदला पूरा हो गया, चंद्रगुप्त राजा बन गए। आगे का मैटर कहानी यहीं पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक दो, ज़्यादा पसंद आ जाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, उससे भी ज़्यादा आ जाए ना तो शेयर कर दो, ठीक है भाई। यहाँ तक मैटर फ्री होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स भर दो फुल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। धनानंद को मतलब मरना था, और धनानंद एक अत्याचारी शासक था, उसे मरना ही ठीक था। उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई, मौर्य वंश आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और सिकंदर का मैंने आपको बता दिया सिकंदर क्या है, ठीक है। नमस्ते।